जैसे ही आपकी नौकरी लगती है या शादी होती है, आपके घर वाले और रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाते हैं, किराए के घर में कब तक रहोगे? अपना घर क्यों नहीं ले लेते हो? किराया देना तो एक बर्बादी होती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन दिखावे के चक्कर में आकर 50 लाख का फ्लैट 20 साल की ईएमआई के लिए आप लेते हैं। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा कर्ज जाल हो और आप इसमें फंस सकते हैं। हमेशा याद रखिए बॉस, सोसाइटी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाएगी, लेकिन ये याद आपको रखना है कि फाइनेंस कभी भी इमोशन पर नहीं चलता। फाइनेंस हमेशा नंबर और डेटा पर चलता है। आज इस वीडियो में मैं पूरा काला चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, और कब आपको घर लेना चाहिए या कब आपको रेंट पर रहना चाहिए, यह सारा सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के एंड में एक बेहतरीन वैल्यू आपके पास होगा, एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके पास होगा। चलिए मैं करता हूं स्टार्ट। देखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई एक पर्सन है जिसने ईएमआई पर जो है अपना 50 लाख का फ्लैट लिया है और 20 साल तक लिया है, और किसी ने अपना एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया है जो कि फ्रीडम जो है फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी रहा है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि घर खरीदने की रियलिटी क्या है। देखो, हमारे पास बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन कॉस्ट होती हैं, जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो हिडन कॉस्टेज क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो हिडन कॉस्टेज क्या है। देखो, 50 लाख का फ्लैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज 50 लाख का आपने फ्लैट लेना है, तो प्रॉपर्टी का बेस प्राइस 50 लाख तो फिक्स है, 50 लाख तो फिक्स हो गया प्रॉपर्टी का बेस प्राइस। उसके साथ साथ जब आप फ्लैट लोगे तो आपका रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी लगभग 6 to 8% लगता है, जिसका अमाउंट बनता है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। और अगर आप फ्लैट लेते हो तो डेफिनेटली यार आप जो है उसमें इंटीरियर, मॉड्यूलर किचन और अपना कुछ वुडन वर्क भी कराओगे, सिंपल कुछ इंटीरियर डिजाइन भी कराओगे, जो लगभग 50 लाख के फ्लैट में अच्छा अगर आप कराते हैं तो 4 से 4.5 लाख रुपए लगते हैं। अब सोचने की एक बात यह है कि साहब ये होता है संक कॉस्ट, और पता संक कॉस्ट को फाइनेंस में क्या बोला जाता है? संक कॉस्ट वो पैसा है जो लाइफ में लौटकर कभी आपके पास नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला तो आप ये सीधा सीधा सा अगर कैलकुलेशन करें तो 7-8 लाख रुपए ये हो गया। 50 लाख के फ्लैट पर 7-8 लाख रुपए तो आपका संक कॉस्ट हो गया, जो कभी आपको वापस आना ही नहीं है, वो तो डूब ही गया। अब आती है 50 लाख। अब मैं 50 लाख के फ्लैट को अगर आप लोन पर लेते हैं तो उसका क्या ईएमआई मैथ है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह बड़ा शॉकिंग रहने वाला है आपके लिए। शायद अभी तक आपने इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद जब आप इस मैथ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी कुछ आंखें खुलेंगी, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। देखिए, होता क्या है कि अगर जनरली जब आप होम लोन कराने जाते हैं तो आपके पास अगर 20% डाउन पेमेंट है तो आपको लोन मिल जाता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ योर सैलरी। और होम लोन बड़ा इजीली मिल जाता है क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं मॉर्गेज में आपकी जो घर की रजिस्ट्री होती है, आपकी प्रॉपर्टी वो रखी होती है बैंक के पास। अब देखो, 50 लाख का फ्लैट आपने लिया, 10 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया और 40 लाख रुपए आपका लोन अमाउंट हो गया। अब यहां पर आप क्या सोचते हो कि यहां पर काम हो गया खत्म, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आप हर कोई ये सोचता है कि 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना है, 20% मुझे डाउन पेमेंट देना है, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा, 40 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, मेरा काम खत्म, फ्लैट मेरा। कहानी साहब नहीं खत्म होती है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। असली कर्ज का जाल, जो डेट ट्रैप है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। आइए कैसे, देखो, जब भी आप होम लोन लेंगे 20 साल के लिए तो लगभग आपको 8.5% पर आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5%। और जब आप 20 साल के लिए देखेंगे तो लगभग आपका इंटरेस्ट अमाउंट बन जाता है 43 लाख, लेकिन आपकी ईएमआई कितनी बनेगी? ईएमआई बनेगी लगभग 35,000। तो सीधा सीधा सा हिसाब है, जिन लोगों ने फ्लैट लेके रखे हैं लगभग 50 लाख के, वो रिलेट भी कर रहे होंगे। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। 35,000 ईएमआई आपकी बन गई, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 40 लाख का लोन हो गया, और आपको जब 20 साल के बाद या 20 साल में टोटल जो रीपे करना है वो करना है आपको साहब 83 लाख, लगभग 84 लाख आपको देना है। 43 लाख आपका केवल इंटरेस्ट हो गया। तो एक बात सोचिए कि एक घर तो आप अपने लिए ले रहे हैं, आप सोचिए कि एक घर तो आप अपने लिए ले रहे हैं जिसका 40 लाख आपको देना है, और एक घर आप बैंक के लिए ले रहे हैं। आप एक घर नहीं ले रहे हैं, सेम टाइम पे आप अमाउंट कर रहे हैं 2 घरों का, एक घर बैंक के लिए, एक घर अपने लिए। ये बात हो गई। अब
इंटरेस्ट अमाउंट आपने देख लिया कितना हो गया, चलो बहुत अच्छा है। अब पॉइंट ये है कि इतना बड़ा अमाउंट अगर आप देते हैं तो भाई अब क्या होगा, 50% टोटल लगभग आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, और 48 जो आपका आउटफ्लो गया 20 साल में, जो पैसा आपके पास से गया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस गया। अब बड़ी मजे की बात है कि अगर ऐसा आप ना करके थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में आप चलें और एक प्रॉपर फॉर्मूला जो है फॉलो करें, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। उसका फॉर्मूला क्या है, एक अलग स्ट्रेटेजी है जो अक्सर जो है जो बिजनेसमैन है ज्यादातर ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हमेशा याद रखिए, ज्यादातर बिजनेसमैन, आपने भी सुना होगा कि किसी का बिजनेस है और वो भी रेंट पर रह रहा है, ऐसा जरूर आपने सुना होगा, और रेंट भी अच्छा खासा पे कर रहे हैं। इवन मैं बोल सकता हूं कि 1 लाख रुपए भी वो पे करते हैं। तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है और वो जनरली इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो होता क्या है, इंडिया में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है यानी कि फ्लैट है, उसका जो रेंटल यील्ड है, जो रेंट देना होता है, लगभग 3% देना होता है। अब अगर 50 लाख का आपका फ्लैट है तो 3% जो है लगभग आपका 15,000 रुपए किराया होता है। जनरल किराया है, ये जनरल रेंट है। आप कहीं भी देख लीजिए कि कोई 50 लाख का कोई फ्लैट है तो उसका किराया लगभग 15,000 के आसपास रहेगा। अब देखो 15,000 रुपए आपको किराया देना है, वहां पर मंथ आपकी ईएमआई कितनी बनी थी, 35,000। अब अगर मैं कहता हूं कि हर मंथ जो अभी आपका पैसा जो बच रहा है आपकी जेब से, तो तब भी 35,000 जाना था, अब कितना जा रहा है, 15,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल तब भी जाना था जब आप खुद रहते और आप रेंट पर रह रहे हैं, तब भी आपका जाना है। इस 35,000 में से आप 15,000 को माइनस करेंगे तो आपका नेट टू नेट 20,000 रुपए पर मंथ आपका बच रहा है। अब यहां बड़ा शॉकिंग होने वाला है आपके लिए एक डेटा, अगर आप 20,000 को कि कोई एसआईपी या म्यूचुअल फंड या कहीं किसी भी तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, और एक नॉर्मली अगर CAGR जो कि आपका एनुअल रिटर्न होता है वो 12%, मैं तो ये कहता हूं आप 12% भी छोड़ दीजिए, आप ओनली 7 to 8% भी अगर CAGR के साथ जाते हैं, एनुअल रिटर्न के साथ जाते हैं, तो साहब ये लगभग 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2 करोड़ रुपए होगा। और मैं कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए छोड़िए, आपके पास सीधा सीधा अगर ये 1.5 CR भी है, अगर आपका CAGR आपको कम भी मिला, रिटर्न कम भी मिला, तो भी आपका 1.5 CR है आपके पास। अब मुझे बताइए कि वहां पर जो आपने रेंट भी पे किया और 20 साल तक, और ये रेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ये सारी चीजें, तब भी आपके पास लास्ट में ये रहा। और जो आपका फ्लैट है उसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो बाद में कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1 CR। 50 लाख का अगर आप देखते हैं 20 साल बाद, हो सकता है कि मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी 50% आपका डेप्रीशिएट भी हो जाए। रीजन है कि कंक्रीट की भी अपनी एक एज होती है, कंक्रीट भी डेप्रीशिएट होता है, और हो सकता है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता है रियल एस्टेट में, देखो इंडिया में जो है रियल एस्टेट काफी ग्रोइंग रहता है, तो बेहतरीन डिजाइन, अच्छे डिजाइन और दूसरी जगह कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए और क्राउड वहां पर शिफ्ट हो जाए, तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है हो सकता है उसकी 1 CR यानी डबल वैल्यू भी आपको शायद ना मिले। मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि कई सोसाइटी कहीं कहीं बूम कर जाती हैं और उसमें बीच में जो है लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, उस चीज को लेके पूरा इंडिया का जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन सभी जगह नहीं होती हैं। आज भी बहुत अच्छे मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो अच्छी अच्छी सोसाइटीज खाली पड़ी हैं, अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, बाई तो कर लिए लेकिन ना तो रेंट पर कोई ले पा रहा है और ना ही वो रीसेल हो पा रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो ये जो बूम आता है कई बार प्रॉपर्टी में कहीं कहीं आता है, ये परसेंटेज बहुत कम है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं एक बात करता हूं, बहुत सारे लोग, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए और आ भी रहा होगा, तो मतलब आपके हिसाब से तो कभी हमें घर खरीदना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको घर खरीदना चाहिए। लेकिन ये जो पहली कंडीशन थी कि आपके पास डाउन पेमेंट केवल 10 लाख रुपए था और आपने जो है 80% लोन अमाउंट कराया था, वो कंडीशन फ्लैट बाई करने की नहीं थी, घर खरीदने की वो कंडीशन नहीं थी। वो बहुत बड़ा 20 साल के लिए
ट्रैप था जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लेता है और आपको 20 साल तक, इवन आपके बच्चों को भी कई बार वो एक टेंशन में, एक प्रेशर में रखता है। आइए, घर कब खरीदना चाहिए, घर कब खरीदें? भाई ये मैं लास्ट में आपको एक अच्छा कुछ कंडीशंस हैं ये आपको बता रहा हूं। अगर ये कंडीशन आपकी मैच करें तो डेफिनेटली आपको घर खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी परमानेंट लोकेशन लॉक हो जाए। आप जॉब करते हैं और आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या इवन प्राइवेट जॉब भी है और अगले 10 से 15 साल आप इस लोकेशन पर ही रहने वाले हैं। जब आपकी लोकेशन लॉक हो जाए अगले 10 से 15 साल के लिए, तब आपको फ्लैट बाई करने के लिए जाना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास 50% डाउन पेमेंट अमाउंट आपके पास ना हो, जब तक फ्लैट बाई करने के लिए मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक ट्रैप बन जाएगा। अब देखो, अगर डाउन पेमेंट आपके पास 50% है तो आप सोचो आपका लोन अमाउंट कम होगा। आपका लोन अमाउंट कम होगा तो ईएमआई भी कम होगी। ईएमआई लगभग उतना बनेगा जो आपका रेंट जा रहा था। लगभग उतनी आपकी ईएमआई बनेगी और कहीं ना कहीं ओनरशिप आपके पास होगी। तो ये जो दूसरी कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल कंडीशन है और इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक मेरे पास 50% डाउन पेमेंट नहीं होगा, जब तक मैं बाई नहीं करूंगा, मतलब ये जो लोन अमाउंट है ना, जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा ये ट्रैप है। तो अगर 50% डाउन पेमेंट है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जो ईएमआई बनेगा उसका इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। उसको भी मैं बोलूंगा कि कम टाइम में पे करिए, अगर कर सकते हैं तो आप। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट करने का कोई माइंडसेट नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि इमोशनल टच होता है, बहुत सारे लोगों में होता है कि हमारे पास पैसा है, हमें तो है नहीं, आओ अपना, हमें अपने घर में रहना है, जो नेम प्लेट लगी है उससे बहुत प्यार है। वो होना भी चाहिए, मैं उसके वो गलत नहीं बोल रहा हूं, वो होना भी चाहिए। अब आप सोचो, अगर आपकी इमोशनल प्रोफाइल है, आपका इमोशंस है आपके अंदर, तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कभी भी आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरा कैपिटल यहां से डबल होगा या मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं। नहीं, वहां इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। वो केवल और केवल आपका अपना पर्सनल घर है या फिर ओनरशिप माइंडसेट आपका होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि लोकेशन आपकी लॉक हो जाए 10 से 15 साल के लिए। दूसरी बात, 50% डाउन पेमेंट आपके पास हो। तीसरी बात, आपका जो है कोई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आपका ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो ईएमआई होना चाहिए वो आपकी सैलरी के 30% कैप में होनी चाहिए। 30% से कम ही कम होनी चाहिए। मतलब जो भी सैलरी है, सपोज आपका जो भी सैलरी है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसका 30% के अंदर अंदर ही आपकी वो ईएमआई होनी चाहिए। यहां से जो आप डाउन पेमेंट करोगे और वो डेफिनेटली आ सकती है। वहां 35,000 आपकी डाउन पेमेंट हो रही थी, तो आपके रेंट के आसपास ही थोड़ी बहुत अपना ईएमआई बनेगा। तो ये एक तरीका है। अगर ये चारों कंडीशन मैच करती हैं, चारों कंडीशन आपके फेवर में होती हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना हाउस बाई करना चाहिए। अदरवाइज रेंट एंड इन्वेस्ट फॉर्मूला अपना अप्लाई करना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। और सोचिए, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आपसे कि अगर सच में आपने वीडियो डीपली देखा है और समझा है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये 20 ईयर ईएमआई ट्रैप जो है ये कितना खतरनाक ट्रैप है। और दोस्तों, अगर सच में 50% डाउन पेमेंट नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रेंटल ऑप्शन है। आप रेंट पर रहिए, क्योंकि वहां से आपकी कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म नहीं होगी। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है यही सच्ची अमीरी है। कर्ज के बोझ में लंबे टाइम तक दबे रहना ये सच्ची अमीरी नहीं होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही लोग, मैं आपको बता दूं, जो है लोग अफर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुश रहते हैं। ये हैप्पीनेस जो है आपको देती है और उन चीज़ों का रिजल्ट आपके बच्चों की ग्रोथ पर भी पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चारों कंडीशन आपके फुलफिल हैं, बाई करिए। और अगर आपका ये कंडीशन वो नहीं है फुलफिल, तो भाई फिर आप रेंट पर रहिए और फाइनेंशियली फ्री रहिए और खुश रहिए। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है
और आपको लगा है कि हाँ ये बातें सही हैं, ये बातें सच्ची हैं, रियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इसी तरीके की न्यू वीडियोस के साथ, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छे अच्छे, देखो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे डेटा के साथ मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।